सा मेरा अकाउंटिंग अकाउंटिंग फाइनेंस और टैक्सेशन में। तो इस डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के जो सिलेबस ग्रिड है अभी अवैस भट्ट साहब आपको एक्सप्लेन करेंगे। उस सिलेबस के जो 4 ग्रिड हैं उनमें से एक चौथा ग्रिड जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है। तो वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला पोर्शन जो है वो इंशाल्लाह हम लोग मिलके इसमें देखेंगे इंशाल्लाह। जी बाकी सर अवैस जो हैं वो आगे कंटिन्यू करते हैं ओरिएंटेशन में, तो फिर हम साथ साथ चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। जी बहुत शुक्रिया फसी भाई। चलें जी स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंस हमारा होगा, सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन तो हो गया, फैकल्टी इंट्रोडक्शन। कुछ एफबीआर के बारे में बात करेंगे, इस पोस्ट के बारे में बात करेंगे, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की। और सैलरी पैकेज बेनिफिट्स की जो एक एक तो काफ़ी सारी आपने मिथ्स र्यूमर्स सुनी होंगी, जो एक्चुअल ऑन ग्राउंड चीज़ है उस पर बात कर लेंगे। और कोर्स आउटलाइन जो मेन हमारा फोकस होगा कि कोर्स को हमने कैसे करवाना है और कैसे कवर करना है, वो हमारी प्रेपरेशन स्ट्रेटजी क्या होगी। और सेशन की डिटेल्स तो आपके पास हैं ही ऑलरेडी, उनको भी एक दफ़ा दोबारा देख लेंगे। और हाउ टू जॉइन अस एंड दैट्स ऑल। अच्छा, एफबीआर जो है आपको पता है फेडरल गवर्नमेंट का एक इदारा है टैक्स कलेक्शन के लिए, रेवेन्यू कलेक्शन एजेंसी है। और पहले इसका नाम था सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 1924 के एक्ट के मुताबिक, अब इसका नाम फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हो गया है एफबीआर एक्ट 2007 के मुताबिक। ठीक है। अच्छा, ये रेवेन्यू डिवीजन जो है हमारी, बेसिकली अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग का, तो काफ़ी सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं, डिविजन्स होती हैं। और एक मिनिस्ट्री है वो एक डिवीजन पे भी मुश्तमिल हो सकती है और एक से ज़्यादा पे भी। तो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री में फर्दर 3 डिविजन्स हैं। ठीक है। फाइनेंस डिवीजन है, रेवेन्यू डिवीजन है, और इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन है। ठीक है। तो जो रेवेन्यू डिवीजन है उसका अटैच डिपार्टमेंट एफबीआर है। यानी रेवेन्यू डिवीजन और एफबीआर को आप एक जैसी चीज ही समझ सकते हैं। ठीक है। मतलब रेवेन्यू इसने सारी इकट्ठी करनी है। टैक्सेस, गवर्नमेंट एजेंसी टास्क विद कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। चेयरमैन अभी इसके एग्जिस्टिंग हैं सर आसिम अहमद साहब। और एफबीआर में, अच्छा, काफी लोग समझते हैं कि कस्टम एक अलहदा सी चीज है और एफबीआर एक अलहदा। जो एफबीआर है उसके अंडर ये दोनों चीजें आती हैं, कस्टम्स और इनलैंड रेवेन्यू। कस्टम्स का काम है जो इम्पोर्ट ड्यूटीज वगैरह उनको कलेक्ट करना, कस्टम ड्यूटीज को कलेक्ट करना। और इनलैंड रेवेन्यू का मतलब है कि मुल्क के अंदर जो टैक्सेस हैं वो इनलैंड रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, मतलब आईआरएस, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस पे इसको बोलते हैं। तो इनलैंड रेवेन्यू के जिम्मे आपका इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है और एफईडी है, जबकि कस्टम्स के जिम्मे आपका कस्टम ड्यूटीज हैं। तो दोनों मिल मिला के एफबीआर का ही पार्ट है। तो विद दिस ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ एफबीआर, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की जो पोस्ट है जिसके लिए आपने अप्लाई किया है, ये एक अच्छी पोस्ट समझी जाती है। इंस्पेक्टर जो है उसका बड़ा की बीपीएस 16 की पोस्ट है। और की जो फंक्शन है इन्फोर्समेंट के हवाले से, अगर फील्ड में आपने रिकवरी करनी है, फील्ड में कलेक्शन करनी है नोट, तो सारा काम जो है वो इंस्पेक्टर के थ्रू हो रहा होता है। ठीक है। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी आपका असिस्टेंट कमिश्नर होता है, जो जिसके साइनों से हर चीज़ आगे निकलेगी। लेकिन जो फील्ड में ज़्यादा कलेक्शन वाला काम है, रिकवरी वाला काम है, इन्फोर्समेंट वाला काम है, किसी को जाके डराना धमकाना है कि ये टैक्स दे दो अपना, तो सारे काम जो है इंस्पेक्टर के थ्रू ही हो रहे होते हैं। मतलब एक बहुत वाइटल फंक्शन है इंस्पेक्टर्स का एफबीआर में, इन्फोर्समेंट फंक्शन में। करियर पाथ इसका ये होता है कि आपका इंस्पेक्टर्स से स्टार्ट होता है काम, और उसके बाद जब आप प्रमोट होते हैं तो आप 16 स्केल में ही एक नया डेजिग्नेशन है इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर। तो इंस्पेक्टर के बाद आपकी प्रमोशन होगी इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर में। ठीक है। इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर के बाद आपकी प्रमोशन होगी असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के तौर पे, और डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के तौर पे उसके बाद। तो असिस्टेंट कमिश्नर 17 स्केल में है, डिप्टी कमिश्नर 18 में है, उसके बाद 19 में एडिशनल कमिश्नर है, और कमिश्नर है बीपीएस 20 में, और उसके बाद चीफ कमिश्नर है 21 में। तो ऑनवर्ड ये चलता रहता है। ठीक है। तो इमीडिएट करियर पाथ आपका इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर, फिर एसी, फिर डीसी। आपकी सैलरी की अगर हम बात करें तो पता नहीं आपने क्या सुना है पहले। अच्छा, जिन लोगों को आवाज नहीं आ रही अब उनका मैं व्हाट क्या नहीं से उनको मैं यहाँ बता देता हूँ। इशू इज एट योर एंड। काफी सारे लोग वो ज्वाइन ऑडियो नहीं कर पाते, तो और शायद ज्यादा कन्वर्सेंट नहीं होते जूम से, इस वजह से उनको मसला आता है। तो अदरवाइज हाँ, वॉइस इज क्लियर। ठीक है, थैंक यू।
तो बेसिक सैलरी आप लोगों की होगी तकरीबन 28,000। ये 2022 में आपके बेसिक पे स्केल्स रिवाइज हुए हैं, तो 2022 का जो स्केल है उसके मुताबिक बेसिक पे आपकी 28,000 होगी तकरीबन, और 17 स्केल में ये तकरीबन 48,000 है। तो खैर हम आप वाले की ही बात करते हैं। उसके अलावा आपका कन्वेंस अलाउंस होता है, फिक्स्ड एफपीआर इंसेंटिव होता है, एचआरए होता है, तो वो मिल मिला के कोई 15,000, इसमें 1,000 2,000 आप प्लस माइनस कर लीजिएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है ये, क्योंकि वो ब्रोकन चीजें होती हैं। आईजेबी अलाउंस, इंटरनल जॉब पोस्टिंग अलाउंस, जिसको हम परफॉर्मेंस अलाउंस भी कहते हैं, वो सोचा ये गया था कि एफबीआर वालों को एक बेसिक एक्स्ट्रा दिया करेंगे, लेकिन अभी वो बेसिक 2015 के लेवल पे फ्रोजन है, इस वजह से वो कम बनती है। अदरवाइज तो 28,000 अगर बेसिक है तो 28,000 ही आपको ये मिलना चाहिए था, लेकिन अभी ये फ्रोजन है, इसको डीफ्रीज करवाने के लिए एफर्ट्स चल रही हैं, तो आप सुनते भी रहते होंगे। तो अगर वो डीफ्रीज हो जाता है तो ये भी आपका 28 हो जाएगा, लेकिन अभी जो फैक्चुअल पोजीशन है ये 10,000 है। हायरिंग अलाउंस आपके बिग सिटीज में होता है जी, आपके प्रोविंशियल कैपिटल्स में लाहौर, कराची, कोयटा, पिशावर, इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल में, और रावलपिंडी, इन 6 शहरों में आपको हायरिंग अलाउंस भी मिलता है, जो कि आपको इकट्ठा मिल जाता है 6 माह का, और उसकी आप लोगों की इंटाइटलमेंट है 27,000। तो अगर हम हायरिंग अलाउंस के अलावा देखें तो आपकी सैलरी तकरीबन 55,000 बन जाएगी, 53-55,000, और अगर उसको डाल के देखें तो 80,000 के करीब बन जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। इसके अलावा एफपीआर पहले एनुअल दे देता था बोनसेस या रिवॉर्ड्स, तो उसमें ये होता था कि किसी को एक बेसिक मिल जाती है, किसी को 2 3 4 5 6, मतलब इट वेरीज, ये आपके बॉस पे डिपेंड कर रहा होता है। और लेकिन हम अभी मिनिमम देखते हैं, मिनिमम एक तो मिलनी ही मिलनी है। तो इससे पिछले साल से इन्होंने ये सिलसिला शुरू किया कि क्वार्टरली क्वार्टरली ये देना शुरू कर दिया, जो कि अच्छा स्टेप था। तो साल में 4 बेसिक्स आपको ये भी मिल जाएंगी, अगर दो दो मिलती हैं तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम अभी मिनिमम की बात करते हैं। तो आई होप कि सैलरी का स्ट्रक्चर आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो गया। अच्छा जी, कोर्स आउटलाइन, अब आते हैं जी हमारी ओरिएंटेशन का जो बुनियादी मकसद है, कोर्स आउटलाइन, आप कोर्स आउटलाइन पे बात करना। तो आपको पता है कि पहला बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता दूंगा मैं आपको कि टैक्सेस के बारे में 10-15 मिनट में बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम बात कर लेंगे। उसके अलावा जो ग्रिड 1 है आपका फंक्शंस ऑफ एफपीआर, उसमें आप देखें कि इसमें काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, वो एफपीआर एक्ट में भी हैं, और भी सोर्सेज से उसको हमने फाइंड आउट किया। तो वो सारे फंक्शंस आपके साथ डिस्कस कर लिए जाएंगे। ये क्योंकि डिस्क्रिप्टिव चीज़ है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो एक लेक्चर में हम इसको कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हमारा फिजिकल पॉलिसी वाला पार्ट आ जाएगा कि बजट क्या है, बजट में जो डिफरेंट टर्म्स यूज होती हैं, कि बजट को फाइनेंस कैसे किया जाता है। बजट में काफ़ी सारी टर्म्स समझाने वाली हैं आपको, और फिर बजट में कुछ फिगर्स हैं जो अहम है, तो इसको हमने स्लाइड में भी रिप्रेजेंटेशन है, बाकी इसके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे, कि बजट को एक दफ़ा हम सारा समझ लें कि हाउ डज इट वर्क, एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शनरी क्या होती है, तो सारा इसका एक हम इस पे बात करेंगे। इसमें ज़्यादा काम हमने ये करना है कि हम समझने वाला काम ज़्यादा कर लेंगे, ताकि इस सवाल को किसी भी एंगल से पूछा जाए तो हम उसका जवाब फ्रेम कर सकें। अंडरस्टैंडिंग इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि रट्टा। अब ये नहीं वो आपसे एक्सपेक्ट करता कि जो फेडरल बजट आया उसको आप सारा छाप दें पेपर में, तो कुछ फिगर्स आपको मेमोराइज भी करना पड़ेंगी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, सारा रट्टे वाला काम नहीं है ये, और इस टॉपिक में ज्यादा फिगर्स हैं, तो हम इसको समझने की तरफ ज्यादा फोकस इसका लेके जाएंगे, ताकि इसका क्वेश्चन किसी भी एंगल से आ जाए तो आप उसको टैकल कर सकें। उसके बाद एचआरएम का पार्ट है, ये भी कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला। आपको बताया जाएगा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की क्या सिग्निफिकेंस क्या है, स्कोप क्या है, डेफिनेशन क्या है, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से होती है, ये पब्लिक एड से रिलेटेड टॉपिक है थोड़ा सा। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, जैसा कि आपका पीआईए है, रेलवे, पाकिस्तान स्टील मिल्स है, तो ये कैसे काम करती हैं, आपका नेशनल बैंक है। ठीक है, तो अप्रोचेस टू एचआरएम, ये इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, इसमें 5-7 अप्रोचेस हैं, उनको हम देखेंगे, और क्या टूल्स हैं पर्सोनल मैनेजमेंट के, इनको हम देखेंगे। अब इन चीज़ों में आपको लेक्चर में इन ये चीज़ें आपको समझा दी जाएंगी, और काफ़ी सारी चीज़ें आपको स्लाइड्स में मिल जाएंगी जिनके आप स्क्रीनशॉट्स ले सकेंगे, और बाकी इनका जो रेलिवेंट इन डिटेल मटेरियल है वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आई वुड टेक ए ब्रेक, एंड आई वुड रिक्वेस्ट फसी साहब टू कंटिन्यू दिस पार्ट, क्योंकि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऐसा पार्ट है कि मैं समझता हूँ कि
मैं इसको मतलब आई हैव रेड इट इन माय बीकॉम एंड माय एमबीए, लेकिन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो अंडरस्टैंडिंग होती है चीज़ों की और जो विजन होता है इन चीज़ों को लेके, जितना एक्सपोजर उन्होंने लिया होता है, तो वो आपको मेरे से कहीं ज़्यादा बेहतर अंदाज में पढ़ा सकते हैं। इसलिए हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप वो भी आपको इसमें टाइम दें। तो बाकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला जो पोर्शन है वो फसी साहब आपको पढ़ाएंगे, तो मैं चाहूँगा कि वही आपको इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। जी फसी साहब, ओवर टू यू। अच्छा, मैं आपको एक मिनट, आई थिंक आई विल हैव टू अलाउ हिम, मैंने सबको आस्क। जी वेलकम बैक जी फ्रॉम माय साइड। माशाल्लाह वैस साहब ने बड़ा अच्छा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया। तो टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं डायरेक्टली अपने पार्ट पे आता हूँ कि सिलेबस के जो ग्रिड है इसमें 4 ग्रिड्स हैं। इसमें जो चौथा ग्रिड है ये है फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। अच्छा, इसमें ये जो आपको डिजिट वाली नंबरिंग नजर आ रही है ना, 1 2 3 4, ये वो मटेरियल है जो कि एफबीआर ने अपनी जो नोटिफिकेशन, सिलेबस की जो नोटिफिकेशन दी है उसमें उन्होंने एक्सप्लिसिटली ये स्टेटमेंट्स या ये वर्डिंग्स यूज की हुई है। और ये जो आपको रोमन नंबरिंग में पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, जो सब बुलेट्स नजर आ रहे हैं, ये एफबीआर ने अपने सिलेबस के नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किए। ये अवैस साहब ने और मैंने खुद हम अपने एक्सपीरियंस से जो एफपीएससी के दूसरे एग्जाम्स होते हैं, सीएसएस के एग्जाम्स हैं या और दूसरी पोस्ट के लिए जो एग्जाम्स होते हैं, उसमें जो रेलेवेंट सिलेबस होता है इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड, उसमें से हमने ये पिक एंड चूज किए हैं जो कि हमें लगा कि इस पोस्ट के लिए रेलिवेंट होंगे। तो चूंकि इसमें डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड से लोग होते हैं जो टेस्ट में अपीयर हो रहे होते हैं, तो उसमें सबसे पहले एक ओवरव्यू होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कि होती क्या है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या हैं, इनको कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है, इनको एनालाइज कैसे किया जाता है, जिसकी बेस पे फिर हम इसकी डिसीजन मेकिंग करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क रिटर्न इंट्रोडक्शन टू प्राइसिंग का। ये भी फाइनेंस से रिलेटेड है कि कंपनीज अपने रिस्क को कैसे मेजर करती हैं, अपने रिटर्न को कैसे मेजर करती हैं, और उसकी बेस पे फिर कैसे अपने प्राइसिंग के डिसीजंस लेती हैं। जी वैसा, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। ये एक मिनट। अच्छा उसके आ गई है, हो गई नेक्स्ट। जी जी सर आ गई। अच्छा, दो फोर्थ पॉइंट है कैश फ्लो एंड बजटिंग का, और 5 पॉइंट है कैपिटल बजटिंग का। अच्छा, इस सिलेबस की जो इन्होंने आउटलाइन दी है ना, इसमें काफी चीजें जो है ना वो ओवरलैप भी करेंगी। जैसे अभी जैसे हमारी स्क्रीन के सामने एक एग्जांपल मौजूद है कि कैश फ्लो एंड बजटिंग को भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है, और नीचे जो 5th पॉइंट है कैपिटल बजटिंग, उसको अलहदा से भी एफबीआर ने मेंशन किया हुआ है। जिससे हम ये अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि भाई कैश फ्लो और बजटिंग कि आपके पास एक बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग तो होनी ही चाहिए, लेकिन बजटिंग के अंदर जो कैपिटल बजटिंग वाला पोर्शन है उसको उसने स्पेसिफिकली मेंशन किया है। हम उससे ये अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं कि वो शायद उसकी एक्सपेक्टेशन ये है कि कैपिटल बजटिंग को आपने शायद ज्यादा डिटेल में अंडरस्टैंड करना है, और कैपिटल बजटिंग में वो शायद ज्यादा डिटेल में हमारी टेस्टिंग कर सकता है। तो जब हम इन चीजों को पढ़ रहे होंगे तो आपको शायद लगेगा कि हम शायद चीजें कम पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि चीजें जो है वो ओवरलैप कर रही है। बाद दफा होगा कि मैं अगर कोई आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वो सिलेबस की जो आउटलाइन है उसके 2 3 पॉइंट्स जो है वो कवर हो जाएंगे। जी वैसा, नेक्स्ट स्लाइड। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, कंपनी के लेवल पे, किसी डिपार्टमेंट के लेवल पे या ओवरऑल मैक्रो लेवल पे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से वो कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं या वो कौन कौन से एरियाज होते हैं जो कि डिसीजन मेकर्स को जहन में रखना होता है। और उसके बाद ये जो 7 पॉइंट है ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, ये एक फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत ही टेक्निकल और एक बहुत ही ट्रिकी पॉइंट है। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि समंदर को कूजे में बंद कर देना, तो एफबीआर ने इस सिलेबस आइटम को मेंशन करके ना समंदर को कूजे में बंद किया हुआ है। क्योंकि ऑडिटिंग इटसेल्फ एक फुल फ्लेज सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग एक इटसेल्फ फुल फ्लेज सब्जेक्ट है, जिनके 100 और 200 नंबर के अपने इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन पेपर्स होते हैं और जिनका बड़ा डिटेल जो है वो सिलेबस होता है। तो
जैसे हमने देखा था कि स्लाइड पे पॉइंट नंबर 2 था इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम अकाउंटिंग के अंदर ही बनाते हैं। लेकिन उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंटरप्रिटेशन को अलहदा से मेंशन किया है, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि शायद एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि अकाउंटिंग की बेसिक नॉलेज या और जो चीजें हैं उनका आपको एक लिमिटेड नॉलेज हो तो फिर भी गुजारा चल जाएगा, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंटरप्रिटेशन और उसके एनालिसिस को उसने एक्सप्लिसिटली सेपरेटली स्टैंड अलोन मेंशन किया है ताकि हम उसको इन डेप्थ स्टडी कर सकें। तो इसी तरह हमारा फोकस भी जो है उस टॉपिक पे ज्यादा होगा, लेकिन जब हम ऑडिटिंग और अकाउंटिंग पढ़ रहे होंगे तो जैसे मैंने आप मेंशन किया हुआ है सब बुलेट पॉइंट्स में, इसके अंदर भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंटरप्रिटेशन को पढ़ेंगे, ऑडिटिंग की बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं, अकाउंटिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, और इसी तरह जो आखिरी पॉइंट है परफॉर्मेंस प्रोग्राम बजटिंग, ये भी बजटिंग का ही पार्ट है, जैसे नाम से ही उसके जाहिर है कि बजटिंग का एक फॉर्म है, तो इसको भी हम थोड़ा सा टच करेंगे। इसको अगर मैं सम अप करूं तो आपने बेसिकली इस चीज को जहन में रखना है कि हमारा इस सारे सेशन का और इस सारी एफर्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि एफपीआर का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हमने पास करना है। वो पास करने के लिए एफपीआर ने हमें गाइडलाइन के तौर पे ये सिलेबस दिया है। अब इसके अंदर हमने किसी एक पॉइंट को पकड़ के इतना कंफ्यूज नहीं होना या इतनी डेप्थ में नहीं जाना कि हम किसी पॉइंट को ओवर वेटेज दे दें और हमारे बाकी एरियाज जो हैं वो निगलेक्ट हो जाएं। 100 नंबर का पेपर है, मोस्ट प्रोबेबली हमें पांच पांच सवाल करने होंगे, 20-20 नंबरों के डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। इसमें ज्यादा न्यूमेरिकली 90% चांस है कि वो किसी लेंथी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में नहीं जाएगा, अदर देन जैसे रेशियो या और एक दो फॉर्मूलाज होंगे। तो हमारा फोकस भी बेसिकली यही होगा कि आप लोगों की हम हेल्प करें कि इस सिलेबस की गाइडलाइन को मद्देनजर रखते हुए आपको हम एक दफा राइट ट्रैक पे ले ला दें, और आप उसके बाद आपको रेलिवेंट मटेरियल जो है वो आपके साथ शेयर करें, ताकि इस सेशन के साथ साथ और सेशन के खत्म होने के बाद आप एक एक्सटेंसिव रीडिंग के थ्रू चीज़ों का नॉलेज जो है वो ग्रैस्प करें और चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करें, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, उसने हमारा नॉलेज टेस्ट करना है, उसने हमारी एक्सपर्टीज को टेस्ट नहीं करना। तो लिहाजा हमारा फोकस भी थ्योरेटिकल नॉलेज पे होगा, और आपने भी कोशिश यही करनी है कि आप चीज़ों के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करके उसका मैक्सिमम रेलिवेंट मटेरियल जो है उसको ग्रैस्प करें। जी वैसा। जी बहुत शुक्रिया फसी साहब, आपने बड़ा अच्छा ब्रीफ कर दिया। देखें फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे ये ज़रा ड्राई सा टॉपिक हो जाता है, उसकी वजह ये है कि फाइनेंस चीज़ ही ऐसी है, उससे आपने घबराना नहीं है। अब आपके सिलेबस में आ गया है तो खुश हो के एक्सेप्ट करें या नाराज़ होके करें, एक्सेप्ट तो करना है। तो मकसद हमारा ये है कि एक जो लोग इस प्रोसेस से बड़े अच्छे तरीके से गुजरे हैं, जिनका जो सुबह शाम यही काम करते हैं, तो उनके पास जाहिर है टिप्स एंड ट्रिक्स भी होते हैं कि कैसे आसान बना के चीज़ों को आपके सामने रखना है, ताकि एक आम बंदे को वो चीज़ें समझ आ जाएं। और देखें डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, इसमें लॉ वाले लोग भी हैं, इसमें इकोनॉमिक्स वाले लोग भी हैं, हर तरह के लोग हैं। तो वो इसके लेवल को इतना डीप नहीं ले जाएगा कि ये सीए वाला बंदा ही हल कर सके। वो इसके लेवल को डिस्क्रिप्टिव के लेवल पे रखेगा कि आपको इन चीज़ों की कम से कम समझ आ जाए। जैसे कि ऑडिट की हम बात करें तो ऑडिट का उसने आपको एक्सपर्ट नहीं बनाना इस डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में। एक बंदा जो ऑडिटिंग का नाम ही पहली दफा सुन रहा है जिंदगी में, लॉ वाला बंदा, तो उसको पूछ लेंगे कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, ऑडिटर की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए। ठीक है, अकाउंटिंग की बात करेगा तो कहेगा अकाउंटिंग क्या है, इसकी अफादियत क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और अकाउंटिंग साइकिल क्या होती है, और अकाउंटिंग में कौन कौन सी स्टेटमेंट्स होती हैं। तो ये एक हमारे लिए एक ये चीज़ थी जो हमने डिसाइड करना था कि इन चीज़ों का स्कोप हमने कितना लेके जाना है। तो इसके लिए हमने आपके सीएसएस के जो रेलिवेंट पेपर्स हैं वहाँ से चीज़ें उठाई, वहाँ से देखा कि वो किधर जा रहा है, क्या स्कोप ले रहा है, पास पेपर्स को देखा, और उस हिसाब से हमने इसको डिज़ाइन किया कि आपको हम मैक्सिमम वो चीज़ें करवा दें जिन एरियाज़ को वो टच कर सकता है। और बिलीव मी कि अब ये मेरे माय प्रीवियस स्टूडेंट्स विल वाउच फॉर द फैक्ट, जो लोग स्क्रीनिंग टेस्ट में थे, हमने बड़े अच्छे लेवल का इनकम टैक्स तैयार किया था। ये तो इंशाल्लाह जब आप फील्ड में आ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सर ने अच्छा पढ़ाया था, अब भी काम आ रहा है। तो वो हम उसमें डेप्थ में चले गए थे ज़्यादा, लेकिन वो बड़ा
बेसिक लेवल का आया था आपका पेपर, आप लोग पास करके ही आए हैं, आपको आइडिया होगा। तो चले आगे चलते हैं, टाइम अब थोड़ा है। प्रेपरेशन हम कैसे करवाएंगे जी? जैसा कि आपको बताया कि लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे प्रोफेशनल फैकल्टी के जरिए, मैं होऊंगा, फसी साहब होंगे। पावर पॉइंट स्लाइड्स को हम यूज़ करेंगे, जहाँ पे एक्सेल की जरूरत पड़ेगी, वर्ड की जरूरत पड़ेगी, उनको भी यूज़ करेंगे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और जार्गन्स हर फील्ड के होते हैं, उनको एक्सप्लेन किया जाएगा। आपको रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा पीडीएफ फाइल्स की फॉर्म में। और हाँ, पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में गाइड किया जाएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है तो पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका भी आना चाहिए, अदरवाइज फिर मसला हो जाता है, वो प्रेजेंटेशन अच्छी ना हो तो आप पीछे रह जाते हैं। और ये क्योंकि कंपेटिटिव एग्जाम है तो इसमें आपने मार्क्स भी अच्छे लेने हैं, क्योंकि आपके इसके मार्क्स और फर्दर आपके इंटरव्यू के मार्क्स मिलके ही आपका फाइनल मेरिट बनाएंगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन एंड आंसर हर क्लास में आपको अलाउ होगा कि आप एंड पे क्वेश्चन एंड आंसर पूछ सकें कि आपको किस हद तक क्लैरिटी हुई है और कहाँ पे मसला है। टेंटेटिव डिवीजन अगर देखें तो एक लेक्चर हमारा हो जाएगा फंक्शंस पे, 2 लेक्चर हमारे हो जाएंगे फिजिकल पॉलिसी पे, 3 लेक्चर्स हमारे हो जाएंगे एचआरएम पे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्योंकि ज़रा ट्रिकी है तो उसके हमने वेटेज ज़्यादा दी है, कोई 6 क्लासेस हमारी उस पे हो जाएंगी। और एंड दैट इज़ नॉट ऑल, अगर हम समझते हैं कि आपका चीज़ें कवर नहीं हो सकी जो हमने प्लान की हैं आपके लिए, तो हम 1-2 क्लासेस एक्स्ट्रा भी लगा लेंगे। बल्कि लास्ट टाइम भी मैंने अपने बैच में, अब बार बार एग्जाम्पल कोट करनी पड़ी है, तो उस बैच में भी हमने एक्स्ट्रा क्लास रख ली थी अपने फर्स्ट बैच में, ठीक है। दूसरे में फिर हमने नेचुरली उसको ज्यादा ही क्लासें रख ली थी कि उस हिसाब से। अच्छा, सेशन डिटेल्स आपके साथ मैं बार बार शेयर करता रहा हूँ, यूट्यूब पे आती रही है, फेसबुक पे भी। 3 क्लासें होगी जी वीक में, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे। सेशन को हमने ज़रा फ्लेक्सिबल रखा है जॉब वालों के लिए भी, और वीकेंड आपके फ्री हैं ताकि आप जो पढ़ाया जाए उसको आप अब्जॉर्ब करें, उसको प्रैक्टिस करें, ठीक है। क्योंकि जॉब वाले बंदे के पास वीकेंड ही ज़्यादातर फ्री होता है। फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स फॉर जॉब होल्डर्स, और ड्यूरेशन ऑफ क्लासेस मिनिमम 1 आवर होगा, जो कि 1.25 घंटे तक जा सकेगा। हमारे 2 जूम सेशन हुआ करेंगे 5 मिनट की ब्रेक से। देखें, अटेंशन स्पैन जो है ना ह्यूमंस का, वो कोई 40 मिनट ही है। आजकल तो और कम हो गया ये मोबाइल्स की वजह से, लेकिन हम उसको 40 मिनट का करके 5 मिनट की ब्रेक लेंगे, फिर एक सेशन रखेंगे, तो घंटे से 1.25 घंटे में हमारा एक लेक्चर हुआ करेगा, मिनिमम 1 आवर हुआ करेगा। और 8 से 10 के दरमियान वही फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स, आप लोग जॉब से फ्री होके आ जाएंगे तो कभी 8 बजे स्टार्ट हो जाएगी, कभी नॉर्मली 8 बजे हो जाया करेगा, लेकिन कभी कभी कोई प्रोफेशनल कमिटमेंट आ जाती है तो लेट हो जाता है, मतलब 8:30 भी हो सकती है, 9 बजे भी हो सकती है। बहरहाल 8 से 10 के दरमियान आप फ्री होंगे, तो आपने इन 3 दिनों में अपना ये टाइम स्लॉट फ्री रखना है। ऑडियो रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी, अगर आपकी क्लास मिस हो जाती है, ज़ाहिर कनेक्टिविटी का इशू आ जाता है, मसले मसाइल आ जाते हैं, लेकिन प्राइवेसी रीजन की वजह से ये 6 क्लासेस तक लिमिटेड होंगी, हम आपको सारी रिकॉर्डिंग्स नहीं दे सकेंगे, ठीक है। इट विल बी लिमिटेड अप टू 6 क्लासेस। और हाउ टू ज्वाइन द सेशन यू ऑल नो, बल्कि आप लोग तो ग्रुप का हिस्सा हैं। तो लास्ट में मैं कहना चाहूँगा, इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट डिविडेंड। और थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। और अभी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें, आप चैट में भी लिख सकते हैं और वैसे भी आप कर सकते हैं। हैंड रेज आपको करने होंगे जी, और मैं फिर आपको अनम्यूट कर दूंगा। अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं चैट में कुछ आया तो। अ, अच्छा, आबिद हुसैन का जी सवाल है कोई उनसे, अब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आबिद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? जी जी ठीक ठाक। सर क्या? मेरा ये क्वेश्चन था कि सर जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स दी हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसमें हमारी बैलेंस शीट वगैरह आ सकती है जो न्यूमेरिकल चीजें हैं? ठीक है। देखिए जैसे मैंने बताया कि ये एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है। तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का वैसे तो मतलब यही है, जैसे एफपीएससी के और पीपीएससी के अंडर जो और दूसरी पोस्ट के डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होते हैं, तो वो थ्योरेटिकल ही होते हैं, चाहे वो अकाउंटिंग, फाइनेंस या ऑडिटिंग से रिलेटेड ही क्यों ना हो। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो बैलेंस शीट आपसे बनवाएगा या आपसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनवाएगा। वो आपसे ये पूछ सकता है कि भाई बैलेंस शीट के अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, या बैलेंस शीट की मदद से हम किस तरह की इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये टेस्ट है इंस्पेक्टर एफबीआर का। और आप लोगों ने जब इंस्पेक्टर एफबीआर बनना है तो डेफिनेटली आपने इंडिविजुअल्स के अलावा आपने कंपनीज के भी टैक्स की कलेक्शन करनी है, उनकी कैलकुलेशन को चेक भी करना है, उनकी रिटर्न्स को भी चेक करना है कि आया उन्होंने टैक्स की कैलकुलेशन ठीक की है या नहीं की। तो कंपनीज की जो टैक्स की कैलकुलेशन होती है उसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो वो बेसिकली हमारी अंडरस्टैंडिंग चेक करेगा कि टैक्स की कैलकुलेशन
कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास कितना नॉलेज है कि आप बैलेंस शीट अगर आपके सामने है तो क्या आप उसको रीड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बैलेंस शीट वो क्रिएट नहीं करवाएगा, लेकिन वो उससे रेलेवेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा कि उसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं और उसमें से हम कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। चलें, अच्छा ठीक है। अच्छा सर एक और अच्छा, पर पर्सन हम टाइम की वजह से एक बंदे को अलाउ कर सकेंगे। अब आसिम का ले लेते हैं, बाद में अगर टाइम मिलता है तो आपसे भी ले लेते हैं। आसिम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर वालेकुम मेरा सलाम। सर फसी से क्वेश्चन है कि उन्होंने बताया कि 5 क्वेश्चंस आएंगे 20 मार्क्स के। तो फाइनेंस के पोर्शन से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है। लेट्स इसमें आपने मतलब हमने भी सिलेबस देखा, इसमें बजटिंग, कैश फ्लो और एनपीवी के बारे में वो चीज़ें बता रहा है। अब सर दूसरी प्रोफेशनल बॉडीज में अगर लेट्स से 20 मार्क्स की टेस्टिंग हो तो वो तो बहुत ज़्यादा मतलब एक हाई लेवल की बन जाती है। अब यहाँ पे एनपीवी का क्वेश्चन लेट्स से में 20 मार्क्स का आता है, तो क्या इसमें सर वो वैसे ही टेस्टिंग होगी या फिर ये मतलब एक सिंपल कैलकुलेशन से रिलेटेड ही होगा कि हमने मतलब प्लस माइनस और वो जो एनालिसिस होता है हम वैसे डील करेंगे, या फिर ये इसकी बहुत बहुत हाई कवरेज है इसकी इन टॉपिक्स की? हाँ देखें, अगर तो हम ट्रेंड एनालिसिस को देखें, पास्ट ट्रेंड को देखें, तो इंस्पेक्टर एफबीआर के हवाले से जो टेस्टिंग मैकेनिज्म होता था उसमें पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता था और उसके बाद फिर डायरेक्ट इंटरव्यू हो जाता था। क्यों अब ऐसा, मैं ठीक जी कह जी, रहा ऐसे ही हूँ? ऐसे ही है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। हाँ, ऐसे ही। क्योंकि मैं भी जो पिछले 10-12 सालों से जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जो भी बैचेस आए थे इंस्पेक्टर एफबीआर के, उसका मैकेनिज्म यही था। तो इंस्पेक्टर एफबीआर की पोस्ट के लिए ये एक फर्स्ट टाइम टेस्ट है, तो इसलिए हमारे पास कोई एक एग्जाम्पल नहीं है या कुछ जिसे कहते हैं ना, हमारे पास कोई एक ट्रेंड नहीं है कि हम जिसको बेस बना के हम कोई प्रिडिक्ट कर सकें। हमारे पास जो अवेलेबल डाटा है वो ये है कि एफपीएससी और पीपीएससी के अंडर इससे मिलते जुलते या इस तरह के जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होते हैं उनमें टेस्टिंग मैकेनिज्म क्या होता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर सीनियर इंटरनल ऑडिटर की एक पोस्ट का टेस्ट था जो कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट था, और उसके अंदर भी सिलेबस यही था अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का। तो उसने हमसे कैलकुलेशंस जो है वो नहीं करवाई थी, उसने हमसे डिस्क्रिप्टिव ही पूछा था कि बेनिफिट्स क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, लिमिटेशंस क्या होती हैं, फैक्टर्स क्या इन्वॉल्व होते हैं। तो अगेन मैं बात कहूंगा कि ये थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमसे वो वही टेस्ट करेगा। 90% चांस यही है। अगर कोई सरप्राइज उसने देना है या कुछ डिफिकल्टी उसने एग्जाम पार्टिसिपेंट्स के लिए क्रिएट करनी है तो शायद कोई 1 या 2 सवाल वो न्यूमेरिकल्स के डाल दे, अदरवाइज 90% चांस है कि ये थ्योरेटिकल पेपर ही होगा। और मैं इसमें सही। ऐड करना थैंक यू। चाहूँगा, उसमें न्यूमेरिकल के लिए भी हम आपको इतना हम तैयार कर देंगे कि अगर थोड़ा बहुत वो न्यूमेरिकल पोर्शन डाल दे तो वो हम आपको करवा देंगे। लेकिन अब ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो आपसे इस पेपर में आपको कहेगा ये बैलेंस शीट है, ये एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं सारी, वो आपसे पास करवाए। वो तो अकाउंटिंग का फुल टाइम पेपर बन जाता है ना, तो वो ना आप एक्सपेक्ट यस। करें। आप ये देखें, पिछले साल स्क्रीनिंग टेस्ट इंट्रोड्यूस हुआ सीएसएस में और वो कितना सिंपल आया। तो एफपीएससी जब भी कोई चीज़ नए तरीके से इंट्रोड्यूस करवाता है तो दे फर्स्ट ऑफ ऑल दे कीप इट सिंपल। वो इतना उसको मुश्किल नहीं बनाते कि वो कंट्रोवर्शियल हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल बना देंगे तो कुछ लोग कोर्ट्स में चले जाएंगे। तो इस वजह से ज्यादा इसमें परेशान ना हो। सिलेबस डिफरेंट है लेकिन इंशाल्लाह हम इसको कवर कर लेंगे। चलें अली की तरफ चलते हैं, थैंक यू। क्विकली अगर पूछ लें तो 1-2 मिनट हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जो है लेक्चर हमें प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि सर मैं अभी गांव में रहता हूँ, सन से मैं ताल्लुक रखता हूँ। तो यहाँ पे इशू ये है कि लाइट का इशू होता है, या आजकल वैसे भी बारिश चल रही है तो यहाँ पे सर्विस का बहुत ज़्यादा इशू होता ठीक है। है, तो ठीक है, ये तो प्रॉब्लम होगा हमारे लिए सर। मैं आपको बताता हूँ। देखें, 12 लेक्चर में से इशू मैक्सिमम 6 दफ़ा ही हो सकता है ना। अब 12 के 12 लेक्चर में तो इशू नहीं होने लगा, तो इस वजह से हमने इसको हाफ तक रखा है कि आपको अगर चलें 12 में से मैक्सिमम 6 दफ़ा भी आपकी लाइट चली जाती है तो 6 तक हम आपको दे देंगे। बाकी मैं कहूँगा कि आप अपने पास 1-2 इंटरनेट 2 सिम में रख लें, दोनों पे मोबाइल नेट ले लें, तो बैकअप आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो देखें 50% आपको लेक्चर्स हम दे रहे हैं रिकॉर्डिंग के तौर पर, लेकिन हमारी भी प्राइवेसी रीजन है, उसकी वजह से हम सारे नहीं शेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलें जी, मैं ग्रुप को थोड़ी देर ओपन कर देता हूँ, उस पर आप बाकी सवाल आपके ले लेते हैं। ओरिएंटेशन हमारी यहीं तक रहेगी और बाकी आपकी कोई क्वेरीज हैं तो वहाँ पे हम ले लेते हैं। ठीक है, बाकी फिर बेस्ट ऑफ लक आज के लिए, टाइम हमारा इज एंडिंग। तो गुड लक फॉर योर टेस्ट और क्लासेस के लिए। ठीक है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।